इसका नया फल तकरीबन 10 किलो तक बढ़ सकता है। एक बार जब ये तेजी से बढ़ना शुरू कर देता है तो ये एक दिन में तकरीबन 10 किलो तक बढ़ सकता है और आखिर में 500 किलोग्राम से ज्यादा तक बढ़ सकता है। इंटरनेशनल मार्केट में ये जो हमारी एक्सपोर्ट है इस वक्त वैल्यू एडेड की 12-13 अरब के करीब है। मैं वैल्यू एडेड की बात कर रहा हूँ, ये डबल हो सकती है सिर्फ चंद एक पॉलिसी चेंज करने से। तो इसलिए ये इंडस्ट्री स्टैंड बाई है और इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। करंट अकाउंट बैलेंस, माली तवाज़ुन और अमरीकी डॉलर की कदर में उतार चढ़ाव के दरमियान एक काबिल जिक्र ताल्लुक मौजूद है। नाज़रीन मुहतरम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पाक चाइना एक्सप्रेस में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान नसरीन। 250 किलो से ज़्यादा वजनी ड्यू हैकर कद्दू, 3000 किलोग्राम टमाटर पैदा करने वाला दरख्त, 600 किलो शकरकंदी पैदा करने वाला दरख्त, ये सब कुछ चीन के सूबाई शंदों में सब्जियों की नुमाइश में नज़र आ सकते हैं। इंतहाई हैरत अंगेज़ सब्जियों के अलावा यहाँ काश्तकारी की मुख्तलिफ नई टेक्नोलॉजीज़ भी मौजूद हैं। आइए हमारे साथ देखते हैं। वेफांग में खुश आमदीद। ये शहर चीन में सब्जियों के आबाई शहर के तौर पर जाना जाता है। वेफांग में शुगुआंग शहर सब्जियों के ग्रीन हाउसेस की जाय पैदाइश और चीन में सब्जियों का सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर भी समझा जाता है। यहाँ सब्जियों की सालाना पैदावार तकरीबन 4.5 मिलियन टन होती है और इसका रकबा तकरीबन 6 लाख मुँह यानी 40,000 हेक्टेयर तक पहुँच जाता है। यही वजह है कि चीन में आज एक सब्जियों का मेला लगा हुआ है यानी इस शहर में। तो आइए रेलवे स्टेशन से इस सब्जियों के मेले तक हमें फॉलो करें और देखते हैं कि वहाँ पर हम क्या आपको नई चीज़ दिखा सकते हैं। साइज के एतबार से सबसे बड़ी किस्म जायंट पंपकिन है। इसके पत्ते नम गया पौधे के पंखे की तरह, बड़े पत्तों, कुएं की रस्सी की तरह मोटी बेलें और इसके फल एक पहिए की तरह बड़े होते हैं। इसका नया फल तकरीबन 10 किलो तक बढ़ सकता है। एक बार जब ये तेजी से बढ़ना शुरू कर देता है तो ये एक दिन में तकरीबन 10 किलो तक बढ़ सकता है और आखिर में 500 किलोग्राम से ज्यादा तक बढ़ सकता है। दमाया इवन इसको सिर्फ हिला सकता नो, वेरी हैवी, इम्पॉसिबल। ये न सिर्फ खाने के काबिल है बल्कि इसका इस्तेमाल दवाओं और सजावट में भी होता है। इसमें ड्रेंचिंग, खांसी से निजात, डायोरेसिस और खूबसूरती हासिल करने के हवाले से अफादियत पाई जाती है। इस वक्त चीन और बैरून मुल्क से आई सब्जियों की 2600 से ज़्यादा आला अक़साम, 10 नुमाइशी हॉल्स, आला पैदावार वाले शमसी ग्रीन हाउस, कल्टीवेशन एरिया, वेजिटेबल म्यूज़ियम, तफरीही फार्म और शुगुआंग में बैरूनी नुमाइशी एरियाज़ में नुमाइश के लिए मौजूद हैं। एक तरफ सब्जियों की इन बेहतरीन नई इकसाम की नुमाइश हमारे सब्जियों के काश्तकारों को इकसाम का इंतखाब करने और सब्जियों की काश्त को इंतजामी सतह पर बेहतर बनाने का प्लेटफॉर्म फराहम करेगी, तो दूसरी तरफ हम अपनी मुकामी सब्जियों की इकसाम को बेहतर तरीके की तशहीर करके मकबूल बना सकते हैं और इन्हें जल्द अज जल्द मार्केट में ला सकते हैं। बड़ी और ज़्यादा पैदावार वाली नई सब्जियों के अलावा मुख्तलिफ अफादियत की हामिल सब्जियों और फलों ने भी विजिटर्स की तवज्जो हासिल की। चाइनीज़ अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज का मिनी क्यूकम्बर महज हथेली के साइज जितना है, लेकिन इसका जायका करारा और मीठा है, जिसे स्लिमिंग क्यूकम्बर कहा जाता है। इसमें प्रेपोनियोडिक एसिड की मिकदार बहुत ज्यादा है, जो कि आम खीरे से 3 से 5 गुना ज्यादा है। प्रेपोनियोलिक एसिड एक छोटा मॉलिक्यूलर एसिड है जो चीनी को चर्बी में तब्दील करने से रोक सकता है। यह एंटी शुगर और चिकनाई कम करने के हवाले से बहुत अच्छा है। इस खीरे का जायका बहुत अच्छा है। इसकी जिल्द फिल्म की रील की तरह बहुत पतली है, इसलिए इसका जायका बहुत लजीज है। इस वक्त हमने इसे 1000 मुँह फी हेक्टेयर से ज्यादा के रकबे पर काश्त किया है, जिसकी फी मुँह आमदनी 3,30,000 से ज्यादा है। इन अक़साम के अलावा आप स्पेस प्लांटेशन को भी मुलाहिजा कर सकते हैं, जिसे सब्जियों के मेले में पहली दफ़ा पेश किया गया था। आइए सब्जियों के खलाई सफ़र पर एक नज़र डालते हैं। और यहाँ हम कई नई अक़साम देखते हैं
جیسے کہ خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے یہ کھیرا اور جو ذیابیطیز کے مریض ہیں ان کا کالی مرچ کا استعمال، اور اس طرح بہت سے اور مختلف اقسام کے جو پودے ہیں وہ ہم نے دیکھے ہیں جن سے پیداوار میں نہ صرف اضافہ ہوا ہے بلکہ وہ بہت زیادہ کارآمد بھی ہیں، جیسے کہ کدو جو کہ 250 کلو گرام سے زیادہ وزنی تھا، ٹماٹر کا ایک پودا جس کی سالانہ پیداوار 3000 کلو گرام سے بھی زیادہ ہے۔ تو مستقبل میں یہ تمام وہ ہے ٹیکنالوجیز ہیں جن کا اگر ہم استعمال کریں تو نہ صرف ہماری زندگی میں مثبت تبدیلیاں لائیں گی بلکہ ہماری جو خوراک ہے اس کو سٹیبل رکھنے میں بھی اپنا اہم کردار ادا کریں گی۔ نمائشی ایریا میں 10 سے زیادہ اقسام کی سپیس بریڈنگز رکھی گئی ہیں جن میں بینگن، کالی مرچ اور ٹماٹر شامل ہیں۔ بیجوں کو خلا ملایا گیا تھا تاکہ ان کی جینز تبدیل کیے جائیں اور پھر ان کو زمین پر واپس لایا جائے۔ نئی اقسام کے ہونے کی وجہ سے وہ اعلیٰ پیداوار، بیماریوں کے خلاف مضبوط مزاحمت اور عمدہ معیار فراہم کرتی ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ چین اور پاکستان کے درمیان سپیس سیڈ کے شعبے میں بہت زیادہ تعاون ہے۔ 2022 میں پاکستان کی 7 قسم کی جڑی بوٹیوں کے بیج جو ہیں شنجن 14 نامی خلائی جہاز کے ذریعے چینی خلائی اسٹیشن پر پہنچے، اور گزشتہ سال کے شروع میں وہ کامیابی کے ساتھ واپس پاکستان آئے۔ پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثر ہونے والا بڑا ملک ہے، اور چین اور پاکستان جو سیڈ افزائش پروجیکٹ ہے دونوں مل کر اس موسمیاتی تبدیلیوں سے نہ صرف اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں بلکہ پودوں کی افزائش میں بہتری بھی لا سکتے ہیں۔ یہی امید ہے کہ اس طرح کے منصوبے نہ صرف پاکستان کے لیے فائدہ مند ہوں گے بلکہ اس کے جو پودوں کی افزائش ہے وہ موسمیاتی تبدیلیوں سے نبر آزما ہونے کے لیے کافی منافق ہوگی۔ اس سال ویجیٹیبل فیئر یعنی سبزی میلے نے پاکستان، جنوبی کوریا اور اسرائیل سمیت 10 سے زائد ممالک کے تاجروں کو اپنی جانب راغب کیا۔ زراعت اور فوڈ پروسیسنگ پاکستان اور چین کے درمیان تعاون کے کلیدی شعبے ہیں۔ اس میلے نے عالمی سطح پر زرعی تجارت اور ٹیکنالوجی کے تبادلے اور تعاون کو مزید فروغ دیا ہے اور پاکستان اور چین کی زرعی ترقی کو بھی تیز کیا ہے۔ اس سال چائنیز اکیڈمی آف ایگریکلچر سائنسز نے پاکستان میں گندم کی مالیکیولر بریڈنگ کے لیے چائنا پاکستان انٹرنیشنل جوائنٹ لیبارٹری کی تعمیر کو فروغ دیا تاکہ مالیکیولر بریڈنگ کی سطح کو مشترکہ طور پر بہتر بنایا جا سکے۔ دونوں ممالک کے غذائی تحفظ کو یقینی بناتے ہوئے اس نے بیلٹ اینڈ روڈ سے ملحقہ ممالک کے درمیان سائنسی، تکنیکی اور ثقافتی تبادلوں کو بھی فروغ دیا۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور ہم چین سے تعاون اور فائدہ حاصل کرنے کے مختلف ذرائع دیکھ رہے ہیں۔ ٹیکنالوجی کے حوالے سے شینڈونگ صوبے کا تجربہ، جس میں بنیادی طور پر بڑے پیمانے پر گرین ہاؤسز کی تعمیر اور ٹیکنالوجی، ڈرپ اریگیشن اور بہت سی دوسری چیزوں کو مربوط کرنا شامل ہے۔ وہ شمسی توانائی سے چلنے والے گرین ہاؤس استعمال کر رہے ہیں۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جنہیں ہمیں سیکھنے اور مہارت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ ان تکنیکوں کو پاکستان تک پہنچانا ہے تاکہ ہم اپنی پیداوار کو بھی بڑھا سکیں اور چین اور دیگر ممالک کو برآمد کرنے کے قابل ہوں۔ ناظرین، گزشتہ قسط میں پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کی صورتحال کا ذکر کیا گیا، تو ٹیکسٹائل انڈسٹری کی مصنوعات کو کیسے اپ گریڈ کیا جائے، آج کی رپورٹس دیکھتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اب جو دور ہے، اب مین میڈ فیبرک کا دور آ چکا ہے۔ ٹیکنیکل فیبرک پاکستان میں بالکل نہیں ہے۔ ٹیکنیکل فیبرک ہمیں امپورٹ کرنا پڑتا ہے چائنا سے، اور بہت بڑی مارکیٹ ہے ٹیکنیکل فیبرک کی، پولیسٹر اور بہت چیزیں ہیں۔ ایٹ دا مومنٹ ہمارا جو چائنا کے ساتھ ٹریڈنگ ریلیشن شپ ہے وہ صرف جو فائبرز ہیں پولیسٹر کا، ویسکوس کا، وہ ہم ان سے امپورٹ کر رہے ہیں۔ ان دا لانگر رن آئی ایم اے اسٹرانگ بلیور کہ جی یہ اٹ ول بی ویری گڈ فار چائنیز انٹرپرینیورز ایز ویل ٹو اسٹیبلش دوز پلانٹس ان پاکستان۔ پاکستان میں ٹیکسٹائل کی صنعت میں اب بھی کاٹن سپننگ کا شعبہ پہلے نمبر پر آتا ہے۔ پاکستان اس وقت دنیا بھر میں کتائی اور بنائی کا سامان اور ٹیکنالوجی میں سر فہرست ہے، تاہم پاکستان میں کیمیکل فائبر، کپڑا بنانے، رنگنے اور فنیشنگ کی ٹیکنالوجیز کو بین الاقوامی سطح پر پائی جانے والی ترقی کے مقابلے میں اب بھی آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ترقی یافتہ ٹیکنالوجیز ترقی پذیر ٹیکنالوجیز کے مقابلے میں زیادہ ویلیو ایڈیشن کا باعث ہوتی ہیں۔
हम कपड़ा जो है उसकी एक्सपोर्ट जो कर रहे हैं वो थोड़ी सी कम करें, उसको हम अपने वैल्यू एडिड चीज़ों में लेके आएँ, अपने गारमेंट बनाने में उस सारे कपड़े को इंगेज करें, अपनी कॉटन को बेस्ट यूटिलाइज करें और अपनी जो गारमेंट वैल्यू एडिड एक्सपोर्ट है ना उसको बढ़ाएं। अगर हमने 1 मीटर कपड़ा $3 का सेल करना है तो हमें $3 जनरेट होने हैं। अगर वही कपड़ा हमने एक पैंट पे 1.5 मीटर लगाना है और वो गारमेंट हमने $7 का बेचना है या $7.5 का बेचना है तो हमने $7.5 जो हैं वो बाहर से एक्सपोर्ट की सूरत में हमें पैसे आने हैं। पाकिस्तान की टेक्सटाइल बरामदात में तकरीबन 80% लो वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स जैसे सूती धागा, सूती कपड़ा, तौलिए, बिस्तर और बुना हुआ कपड़ा शामिल हैं। एक बड़े टेक्सटाइल मुल्क के तौर पर पाकिस्तान को जो चीज़ दीगर मुल्कों से मुमताज़ करती है वो कपास की पैदावार और सस्ती लेबर का कुदरती तौर पर मौजूद होना है, लेकिन रिवायती तरीक़ाकार की वजह से पाकिस्तान की सनती ट्रांसफॉर्मेशन महदूद है। क्योंकि चाइना ने छोड़ा, आपको कॉटन में कुछ एक्सेस मिल गई, लेकिन दुनिया कॉटन से हट रही है, ब्लेंड्स पे जा रही है। आप उसकी इंपोर्ट अलाउ नहीं कर रहे हो उन ब्लेंड्स की। कंपनीज, टेक्सटाइल मिल्स उस पर रिसर्च नहीं कर रही हैं, जिसकी वजह से आपको जो प्रोडक्ट है वो लो वैल्यू हाई मार्जिन है, ठीक है। और ज़रा से भी बिजली ऊपर नीचे होती है, गैस होती है, तो आप लॉस में चले जाते हो। पाकिस्तान का शुमार दुनिया में कपास पैदा करने वाले सरे फहरिस्त 5 ममालिक में होता है। ताहम माली साल 2023 में पाकिस्तान की टेक्सटाइल बरामदात साल ब साल 15% कम होकर $16.5 बिलियन रह गईं। इस अमल ने पाकिस्तानी टेक्सटाइल के ताजरों के लिए अपनी मसनूआत को दोबारा देखने और अपग्रेड करने के अमल को ज़रूरी बना दिया है। हमें पोलिएस्टर, कॉटन, विस्कोस इनकी मज़ीद रिक्वायरमेंट है और यही अपॉर्चुनिटी है टू कम अप विद सॉल्यूशंस जिसमें कॉटन की रिप्लेसमेंट हेम्प फाइबर से हो सकती है। पोलिएस्टर और विस्कोस के प्लांट्स यहाँ पे लगने चाहिए और भी, और इट्स अ वेरी वेरी लार्ज स्केल इंडस्ट्री, तो एनीबॉडी शुड कम अप। द मेजर थिंग इज़ द टेक्नोलॉजी जो यहाँ लेकर कोई भी आएगा तो इट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर एवरीवन। जैसे जैसे आलमी कंज्यूमर मार्केट में तब्दीली आई है, दीगर रिवायती टेक्सटाइल ममालिक में भी तब्दीली आना शुरू हो गई है। बांग्लादेश गारमेंट्स मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के चेयरमैन हसन ने कहा कि गारमेंट्स की कुल आलमी बरामदात में से तकरीबन निस्फ केमिकल फाइबर की मसनूआत हैं जो नॉन कॉटन फाइबर के इस्तेमाल में इजाफे की निशानदही करती है, और इसलिए बांग्लादेश नई मसनूआत और वैल्यू एडिड मसनूआत तैयार कर रहा है। हमारा प्रॉब्लम ये रहा है कि कंपेटिटर्स लाइक वियतनाम, कंबोडिया, बांग्लादेश, इन्होंने हमारे कस्टमर्स हमसे खींच लिए। रॉ मटेरियल हमारा इस्तेमाल करते रहे, फैब्रिक्स हमारा इस्तेमाल करते रहे, ठीक है। इंटरनेशनल मार्केट में ये जो हमारी एक्सपोर्ट है इस वक्त वैल्यू एडेड की 12-13 के करीब है। मैं वैल्यू एडेड की बात कर रहा हूँ, ये डबल हो सकती है सिर्फ चंद एक पॉलिसी चेंज करने से। तो इसलिए ये इंडस्ट्री स्टैंड बाई है और इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। इस तनाजुर में चीन के साथ तिजारती और तकनीकी ताउन को आगे बढ़ाना पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री की तब्दीली की कलीद बन गया है। सबसे पहला तो चाइना से हमें जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की जाए। हमारे यहाँ हमारे मेटल्स, हमारे रबर बटन्स होते हैं। पाकिस्तान में मेटल्स के लिए कोई अच्छा प्लांट है ही नहीं, हमें वो इंपोर्ट करने पड़ते हैं, मशीनरी हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है। इस तरह के प्रोजेक्ट लगाए पाकिस्तान में। हम चीनी मार्केट में पाकिस्तान की बढ़ती हुई मकबूलियत से मज़ीद फ़वाइद हासिल करने के लिए भी काम कर रहे हैं। एक हिकमत अमली तो हमेशा ये है कि वैल्यू चेन को बढ़ाया जाए, क्योंकि चीन को हम बुनियादी तौर पर सूद बरामद करते हैं। एक बार जब हम इसे तैयार कर लें तो हम चीन को कपड़ा भी बरामद कर सकते हैं। एक और हिकमत अमली वैल्यू एडिड मसनूआत की बरामदात को बढ़ाना है, और इस हिकमत अमली का एक अहम हिस्सा पाकिस्तान में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में चीनी सरमायाकारी को मदऊ करना है। चीनी कंपनियां पाकिस्तान में मसनूआत तैयार कर सकती हैं, जिन्हें फिर हम चीन को ड्यूटी फ्री बरामद कर सकते हैं। चीनी सरमायाकारों को राग़िब करने की अहम वजूहात में न सिर्फ हुनरमंद लेबर हासिल करना बल्कि पायदार पॉलिसी भी शामिल है। मार्केट का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल
लो कॉस्ट लेबर और कस्टमर्स की तरफ से आला मयार की मसनूआत की मांग ऐसे अवामिल हैं जो सरमायाकारों को रागिब करने के लिए पाकिस्तान की मुआवनत कर सकते हैं। पॉलिसी का पायदार ना होना भी सरमायाकारों के लिए बाइसे तशवीश है कि चाइनीज़ कंपनीज़ को कन्विंस कर सके हम कि आप कंबोडिया वियतनाम में रिलोकेट तो कर रहे हैं, कुछ हमें भी हमारे तरफ भी आ जाए। उनका पहला सवाल बहुत सिंपल होता है कि आपकी पॉलिसी क्या है। ठीक है, हमें कहते हैं जी ये हमारी पॉलिसी नहीं, आपकी पॉलिसी क्या है इलेक्ट्रिसिटी रेट्स पर, आपकी पॉलिसी क्या है गैस रेट्स पर, ठीक है, और कितनी कंसिस्टेंट है ये। कहते हैं रेट इस टाइम पर ये है, कंसिस्टेंसी का हम नहीं कुछ कह सकते। और एक जगह पर हमें याद है कि बड़ा अजीब सा उन्होंने कहा जी हमें अगर आप 2 सेंट से बिजली देते हैं ना तो हम अपने सारे यूनिट्स वहाँ शिफ्ट कर देते हैं। 2-3 दफ़ा CPEC के मुझे इत्तेफाक हुआ डिफरेंट फोरम्स पे जाने का, और जो मैंने नोट की जो चाइनीज़ बिजनेसमैन हमसे बात करते थे, कहते थे कि देखिए एक होती पॉलिटिक्स, पाक चीन दोस्ती और हिमालय से बुलंद और समुद्रों से नहीं, वो उसको वहाँ रहने दें। हमें बिजनेस के लोग, हम देखते हैं अपना इंटरेस्ट। ठीक है, ये हमारी प्राइस है, ये प्रोडक्ट है। पाकिस्तानी टेक्सटाइल ताजरों का ख्याल है कि अगर ज़रूरी पॉलिसी सपोर्ट और पुरसुकून कारोबारी माहौल मौजूद रहेगा तो पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री मज़ीद मुतहर्रिक हो जाएगी। नई आए रोज़ नई पॉलिसीज़ आ रही होती हैं, वो ये बात कंसिस्टेंसी कोई नहीं है, अनसस्टेनेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। कोई जो इंडस्ट्री ओनर है वो उसे अंदाज़ा नहीं है कि कल उसके साथ क्या होगा। पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बहाली कपास की पैदावार और बरामदात के अदाद शुमार हासिल करने पर मुनहसिर नहीं है, बल्कि इसका इन्हिसार प्रोडक्ट्स ट्रांसफॉर्मेशन में पोशीदा है। मसनूआत की एडिड वैल्यू को बेहतर बनाकर पाकिस्तान को रिवायती टेक्सटाइल मुल्क से एक टेक्सटाइल पावर का हामिल मुल्क बनाया जा सकता है। China is now a saturated market. It's already been saturated. So they also need to find new avenues. Pakistan is an emerging market. Pakistan has a dedicated, hard-working workforce and especially young workforce available. This is the best combination one can get. एक तहकीकी रिपोर्ट के मुताबिक मालियाती और करंट अकाउंट खसारे दोनों के दबाव और दौरसी मॉनेटरी पॉलिसी और महदूद मालियाती पॉलिसी के मुतवक्को इम्तिजाज को देखते हुए अमरीकी डॉलर की कदर अगले चंद सालों में गिरने का कवी इम्कान है। ये नतीजा पाकिस्तान में स्टॉक और कमोडिटी ब्रोकरेज के ट्रेड सिक्योरिटीज़ की तरफ से शाया होने वाली एक रिपोर्ट में निकला है। तफसीलात के लिए रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट मुख्तलिफ डेटा और चार्ट्स की शक्ल में है। ये दोनों खसारे मालियाती और करंट अकाउंट पर मुश्तमिल हैं और अमरीकी डॉलर इंडेक्स को मुतासिर करने वाले अहम अनासिर हैं। करंट अकाउंट बैलेंस, मालियाती बैलेंस और अमरीकी डॉलर की कदर में उतार चढ़ाव के दरमियान एक काबिल ज़िक्र रब्त पाया जाता है। मुंडेल फ्लेमिंग मॉडल के मुताबिक एक तोसी मालियाती पॉलिसी और महदूद मालियाती पॉलिसी के इम्तजाज के नतीजे में मुस्तकबिल में करेंसी खासतौर पर अमरीकी डॉलर की कदर में कमी का इम्कान है। ये रुझान वसी तर मार्केट के शुरका के तखमीनों के मुताबिक है, जो DXY इंडेक्स 2026 से 2028 तक 102.4 की मौजूदा सतह से 96 से 96.2 तक गिरने की पेशीन गोई करते हैं। एक तरफ अमेरिका में एक शदीद किस्म की पार्टी फाइट जारी है, जिसके नतीजे में बैनुल-अक़वामी तिजारत में अमरीकी डॉलर के किरदार को मज़ीद चैलेंजेस दरपेश हैं, तो दूसरी तरफ इसराइल फ़लस्तीन तनाज़ा और इसकी खारजा पॉलिसी पर अदम इत्मीनान की शिद्दत की वजह से अमरीका बतदरीज बैनुल-अक़वामी रायनामा पर अपना ग़लबा खो चुका है। इसके अलावा रूस पर अमरीकी पाबंदियों के मुआशी असरात कमज़ोर रहे हैं, जो कि अमरीकी मालियाती तसल्लुत की नाकामी को ज़ाहिर करता है। ये तमाम अवामिल अमरीकी डॉलर की कदर में कमी को तेज़ कर रहे हैं। 2008 के बाद से अमेरिका ने ये जाहिर किया है कि उसके पास अपने एनवायरनमेंट के दफा के लिए बहुत सारे टूल्स मौजूद हैं,
लेकिन उनमें से बहुत सारे टूल्स बाकी दुनिया के लिए फायदेमंद नहीं हैं। मिसाल के तौर पर अमेरिका जब भी चाहे नए नोट छाप सकता है, ताहम वो कितने नोट छापना चाहता है और फिर उससे महंगाई भी बढ़ जाती है। अमेरिका अपनी महंगाई को कंट्रोल करने के लिए शरह सूद पर तिजारत कर सकता है, लेकिन बदकिस्मती से वो लोग जो इन टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो नोट छाप रहे हों या अपनी साख को कंट्रोल करने के लिए सूद की शरह का इस्तेमाल कर रहे हों, ये बहुत सी दूसरी मईशतों, खास तौर पर ग्लोबल साउथ में उभरती हुई मार्केटों के नुकसान के बदले हासिल होता है। और शायद यही एक वजह है कि हमने ग्लोबल साउथ की इस पॉलिटिकल मूवमेंट को इस मसले को लेकर ज्यादा मुनज़्ज़म होते देखा है। IMF के अंदाजों के मुताबिक ब्रिक्स की मजमूई तौर पर 2024 तक आलमी GDP के तकरीबन 27% हिस्से की नुमाइंदगी करने की तवक्को है। के ट्रेड सिक्योरिटीज के मुताबिक अपनी उभरती हुई मईशतों की वजह से ब्रिक्स ग्रुप ने फ़आल तौर पर सिफारती हम आहंगी को फ़रोग़ दिया है, आलमी मालियाती इदारों में इस्लाहात की बात की है और मगरबी तसल्लुत के खिलाफ एक मजबूत इंसदादी तवाज़ुन के तौर पर काम करने की कोशिश की है। ये तखमीने ब्रिक्स ममालिक के उस तेज़ी से असरअंदाज होने वाले किरदार को नुमाया करते हैं जो ब्रिक्स ममालिक आलमी मईशत की राह मुतय्यन करने में अदा करने के लिए तैयार हैं। इस तरह सिफारती ताउन और मालियाती इस्लाहात की जानिब उनकी मुश्तरका कोशिशें आने वाले सालों में बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात और इक़्तिसादी नज़्म व नस्क़ की डायनामिक्स के लिए अहम असरात रखती हैं। एक और बड़ा अंसर जो मुआशियात के दायरे से बाहर है, लेकिन उसका ताल्लुक जियोपॉलिटिक्स से है। दूसरे ममालिक पर पाबंदियां लगाने के लिए बतौर पॉलिसी अमरीकी डॉलर को इस्तेमाल करना मेरे ख्याल में तवील मुद्दत में अमरीकी डॉलर के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदेह अंसर रहा है। आलमी दुनिया की GDP का 27% पाबंदियों की जद में है, जिसका मतलब है कि उन तमाम ममालिक के लिए ये इतना बड़ा जवाब फराम करता है कि वो अपनी जाती करेंसी इस्तेमाल करने के बारे में सोचना शुरू कर दें, क्योंकि वो तजारत करने के लिए मुतबादिल करेंसी इस्तेमाल कर रहे हैं। लिहाजा आप 27% को ऐसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। और बुनियादी तौर पर सितम ज़रीफी और अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि ये सरमायादारी के बुनियादी असूल के खिलाफ है। सरमायादारी का बुनियादी असूल ये था कि आपका प्रॉपर्टी राइट महफूज है, कोई रियासत आपका प्रॉपर्टी रखने का हक नहीं छीन सकती। बदकिस्मती से गुज़िश्ता चंद सालों में हमने देखा है कि सियासी मकासद के लिए काफी हद तक इकोनॉमिक टूल्स को इस्तेमाल किया गया है, चाहे वो बराए रास्त पाबंदियां हो या ईरान जैसे ममालिक या रूस पर या अमेरिका और चीन के दरमियान हालिया तजारती जंग। और उसने सरमायाकारों को नुकसान पहुंचाया है, उसने निजी सरमायाकारों को नुकसान पहुंचाया, ख्वाह वो अमरीकी सरमायाकार हो, यूरोपीय सरमायाकार या फिर उभरती हुई मार्केट के सरमायाकार। इससे कारोबारी इदारों के मुफादात को नुकसान पहुंचा है और इससे निजी सरमायाकारों के मुफादात को नुकसान पहुंचा है। 2019 के बाद से टी बिल यानी ट्रेजरी बिल के इजरा में 125% इजाफा हुआ है और रिजर्व बैलेंस में 118% इजाफा हुआ है और फेडरल रिजर्व की हदफ की शरह 2019 के मुकाबले में 125% ज्यादा है। लिहाजा रिपोर्ट के मुताबिक टी बिल्स और रिजर्व बैलेंस पर सूद की अदायगियां मिलकर अमरीकी मईशत पर दबाव डाल रही हैं, जो फेडरल रिजर्व को अगले कुछ सालों में मॉनेटरी पॉलिसी पर अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने पर मजबूर करेंगी। रिपोर्ट जाहिर करती है कि अमरीकी डॉलर की कदर में कमी के साथ उभरती हुई मईशतें फ़ायदा उठाएंगी। मालियाती मैकेनिज्म के लिहाज से आलमी लिक्विडिटी की दस्तयाबी और कमज़ोर होते हुए अमरीकी डॉलर की सूरत हाल में माली हालात में नरमी पैदा होगी और ये उभरती हुई मंडियों में फाइनेंसिंग के लिए फ़ायदेमंद है। के ट्रेड सिक्योरिटीज़ के मुताबिक उभरती हुई मार्केट इंडेक्स और डॉलर की कदर माकूस ताल्लुक को जाहिर करती है। रियल मनी के सरमायाकार तवील मुद्दती बॉन्ड्स को प्रमोट करके अपनी सरमायाकारी को तेज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। मजीद ये कि रिपोर्ट के तजिया के मुताबिक रिटेल सरमायाकार बैंक डिपॉजिट या टी बिल के मुकाबले में तवील मैच्योरिटी की ज्यादा पैदावार को तरजीह दे सकते हैं। अगरचे आप मुख्तसर मुद्दत में मार्केट से मुकाबला करने की कोशिश नहीं करते हैं, इंतखाबात के साल में हुकूमत तरक्की के हामी नुक्ता नजर को बरकरार रखेगी, जिससे मुख्तसर मुद्दत में स्टॉक्स को मदद मिलेगी। तवील मुद्दती तनाजुर में देखा जाए तो ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि ज्यादा महंगाई मुआशरे में मजीद पोलराइजेशन का बायस बनती है और अमीर और गरीब के दरमियान पाया जाने वाला फर्क बिलाखिर मुआशी निजाम को तबाह करने का बायस बनता है। नाजरीन,
प्रोग्राम भाग चाइना एक्सप्रेस देखने का बहुत शुक्रिया। अगली दफा मिलेंगे। खुदा हाफिज।